थैंक यू वेरी मच। आदरणीय किरण जी, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ प्रबुद्धजन और इस 4 दिवसीय विमर्श में सम्मिलित सभी प्राचार्य प्रतिभागीगण, मैडम विश्वकर्मा जब परिचय करा रही थी तो कुछ बातें मुझे लगा कि गूगल से ली हैं और वो मेरे परिचय में सम्मिलित नहीं है। मैं एमडीयू का वाइस चांसलर नहीं रहा था, केवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। अभी हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल में मैं वाइस चेयरमैन हूँ। एक बात जो उल्लेखित हुई है, आप सब लोगों को बीच बीच में ध्यान में आया होगा कि विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान नामक संगठन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टि से कार्यरत है। अभी जनवरी माह में एक इंस्टीट्यूशनल लीडर्स का एक समिट इंदौर में हुआ था। उसमें देश भर के लगभग 100 से ऊपर वाइस चांसलर्स थे और सीनियर प्रोफेसर्स, प्राचार्यगण, ऐसे बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर एकत्रित आए थे। उस समिट से पहले और उस समिट के दौरान कई हमारे जो शिक्षकगण हैं उन सब लोगों का एक विषय था, और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान का भी जो काम है उसमें एक विषय है कि यदि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी बढ़ानी है तो उस क्वालिटी बढ़ाने की दृष्टि से जो इंस्टीट्यूशन के लीडर्स हैं उनको आगे आना होगा, और इसलिए वो समिट भी है वहाँ पर आयोजित हुई थी। इंस्टीट्यूशनल लीडर्स के पास में ऐसे आज के समय की कौन सी बातें चाहिए जो है क्या, तो जो ऑलरेडी लीडर्स हैं उनको स्वयं को ये लगता है कि भाई हाँ, कुछ बातें ऐसे जो हमें जानकारी में नहीं है, हमें उनकी जानकारी और लेना चाहिए, और इसमें से ये विषय इस प्रकार का जो प्रोग्राम है वो निकला है। इसकी रचना जो बनी उस रचना में ये सब प्रोग्राम वगैरह ये जो बने, और इन सब के अंदर 2-3 अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता ये जिंदल जी और रविनारायण जी, पीएन सिंह जी लगे थे। और पीएन सिंह जी ने कहा कि चूंकि हमारा संस्थान का एक कार्यक्रम है कैपेसिटी बिल्डिंग का, तो हम यहाँ पर आयोजित करते हैं, पर इस प्रकार के कार्यक्रम देश भर में आयोजित होना है। और हम 2 बातें इसमें बहुत अच्छी जुड़ गई कि एक तो हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में जब हम घर बनाते हैं तो घर का जो ईशान्य कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट, उसमें हम कोई न कोई अपने आराधना की जगह रखते हैं और पूजा अपने हिसाब से करते हैं। तो वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये जो श्रृंखलाएं आगे चल रही हैं वो श्रृंखलाएं देश के ईशान्य कोण से शुरू हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये आगे और बड़े स्तर तक जाएंगे। और दूसरी एक विशेष बात जुड़ गई है कि हम जिस धरती पे हैं उस धरती तो भारतवर्ष की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। ये पर्याय है, ये धरती काशी, ये भारत की संस्कृति का पर्याय है। और अपने जो आर्ष साहित्य है और अपने सभी लोगों की एक मन की इच्छा है कि यदि किसी का जीवन सफल हो गया है, श्रेष्ठ जीवन हो गया है, तो अंतिम जीवन का उत्सर्ग है वो इस धरती पे होना चाहिए। इसकी मिट्टी में अपनी मिट्टी मिल जानी चाहिए, तो ब्रह्मांड में निश्चित जाएगी, उस एक एनर्जी के पास निश्चित जाएगी। तो ऐसे स्थान पे ये हम लोगों ने आयोजित किया है। तो ये भी एक इसके साथ में विशेष बात जुड़ गई है। जो 4 दिन के ये अलग अलग सेशंस में जो कार्यक्रम हुए, जो
सत्रों में जो चर्चाएं हुई, किसी भी आयोजन में, ऐसे आयोजन में, उसमें भी 1 दिन 2 दिन से ज्यादा का समय होता है उसमें, और जिसमें कई सारे रिसोर्स पर्संस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें ये कम बात नहीं है कि कोई एक आध को छोड़ करके 100% के लगभग रिसोर्स पर्संस आए, और जैसे प्लान किया वैसे ही सत्रों में चर्चाएं हुई, और आप सब लोगों का जो फीडबैक सुन रहे थे उसमें से भी लगा कि सभी सत्रों में बहुत एक ऊर्जा देने वाली, एक नए चीजें ज्ञान देने वाली इस प्रकार की चर्चाएं हुई हैं। तो उस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम एक अच्छा सफल कार्यक्रम है। परंतु सफलता वास्तव में केवल इस प्रकार की जो बाह्य आवरण की सफलता उससे नहीं है। सफलता तब होगी जब यहाँ जिस ध्येय से, जिस तत्व को लेकर के हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया और आप सब लोगों को निवेदन किया, आप सब लोग आए यहाँ पर सम्मिलित हुए, वो तत्व अपने साथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। किरण जी ने एक शब्द प्रयोग किया है, वी स्टार्टेड ड्रीमिंग। जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो सुनते सुनते वो विषय, जिसको बहुत बार परिहास में भी कह देते हैं शमशान वैराग्य, जब शमशान में जाते हैं और वो अंत होता हुआ देखते हैं मनुष्य का, शरीर का, तब मन में वैराग्य आता है कि क्या जीवन भर हम इधर उधर की बातें करते हैं, सब फालतू झगड़े झंझटों में पड़े रहते हैं, अंत तो ये होता है। और इसलिए मुझे कभी, अब आज के बाद में कभी कुछ फालतू बात, कोई गलत बात करना नहीं है, लेकिन शमशान से बाहर निकलते ही वापिस अपन उसी में चले जाते हैं। तो शमशान वैराग्य से बाहर निकल करके सोचने की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे लगता है। तब इस प्रकार के कार्यक्रमों की जो योजना है, रचना है, और आप लोगों का जो समय और इसमें लगा है, उस सब का उपयोग होगा। और ये सब शायद पूर्व के सत्रों में भी, अभी भी जो मैंने सुना उसमें से सब में ये ध्यान आती है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल लीडर, भले ही वाइस चांसलर हो, चांसलर हो या प्राचार्य हो, इंस्टीट्यूशनल लीडर का मतलब केवल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रबंधन नहीं होता है, बियॉन्ड दैट होता है। केवल हमने उस संस्थान में एक पद प्राप्त किया है, एक प्रतिष्ठा उसके कारण से बनी है, उसके बियॉन्ड जाना पड़ रहा है। वो कम से कम जो शिक्षा संस्थानों के जो लीडर्स हैं, नेतृत्व करता है, उनके लिए तो ये अलग सोचने का विषय आता ही है। क्योंकि हमेशा कहीं कहीं कोई छोटी मोटी बात इसमें दिखती है विकृति के रूप में, तो प्राचार्य शायद देश भर में शिक्षकों के अलावा दूसरे उसको नहीं देते हैं। हालांकि निदेशक, डायरेक्टर और बाकी ऊपर के पदों पे तो बहुत जगह ब्यूरोक्रेट्स भी आने लगे हैं, लेकिन अभी तक शायद देश में प्राचार्य तक का जो पद है वो शिक्षक के पास में ही होता है। और शिक्षक जब एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, शिक्षक जब किसी संस्था का प्रबंधन करता बनता है, तो वो केवल सामान्य जो लोगों के एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजमेंट के जो बात हैं वो वहां तक सीमित नहीं रहता। उसके साथ में अकूत बातें जुड़ जाती हैं, बहुत बातें उसके साथ में जुड़ जाती हैं, अपेक्षाएं समाज की उसके साथ में जुड़ती हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन लीडर का मतलब वो सामान्य प्रबंधन तो आवश्यक है ही है, लेकिन वो एक ऐसा स्थान है जिसकी ओर बाकी उस संस्थान के शिक्षक और छात्र उसकी ओर देखते हैं एक आदर्श के रूप में। इसलिए हमारे यहाँ पर कुल गुरु नाम दिया। किसी कुल का, किसी विद्यालय महाविद्यालय का आचार्य जो वरिष्ठतम है उसको कुल गुरु इसलिए दिया कि वो कुल का एक संरक्षक है, उसको मार्गदर्शन देने वाला है। तो हर दृष्टि से वो आगे 2 कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। कभी कभी ये लगता है कि एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि जो हमारा साथी शिक्षक है उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है, मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता। व्यवहार में ये भी नहीं लगना चाहिए ऊंचा व्यक्तित्व प्राप्त करने के बावजूद भी अपने साथी को साथ लेने की क्षमता हो, और जब वो साथ आए तब उसको लगा कि मैं तो इसके साथ नहीं आ पाया, ये तो मेरे से एक कदम आगे है। ये एक जो प्रवृत्ति है ये लीडर की और कुलगुरु की ये विशेष बात आती है कि वो हमेशा अपने साथियों के साथ रहे, उनको अलग नहीं महसूस हो,
हमारे यहाँ पर बहुत बार ये कहा गया कि हमने उस देवता की पूजा की, उस देव की पूजा की, ये किया, मंदिर में जाकर के केवल प्रार्थना पूजा करना, ये बस। और ये धीरे धीरे ये जब से समाज के अंदर आना शुरू हुआ, तब से विकृति आना शुरू हो गई। राम का हम पूजा करेंगे मंदिर में जाकर के, कृष्ण की पूजा करेंगे मंदिर में जाकर के, लेकिन राम स्वयं में कैसे अवतरित हो, कृष्ण स्वयं में कैसे अवतरित हो, ये वास्तविक पूजा होती है। और ये पूजा करने का जो काम है ये केवल शिक्षक कर सकता है, और इसलिए उसको बियॉन्ड दी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बियॉन्ड जाकर के उसको करना पड़ता है। वो जो संस्थान है, वो जिस संस्थान के अंदर वो जिसको आगे ले जाने का जिसके पास में दायित्व है, उसके पास ये भी दायित्व आता है। मेरे संस्थान में जैसे किरण जी ने कहा कि भाई ठीक है, कुछ लोग होता है कि भाई ये विरोधी करेंगे, लेकिन एक बात आपको मैं बताता हूं, ईमानदारी से, शुचिता पूर्ण व्यवहार से काम करने वाले व्यक्ति का परोक्ष रूप से वो कोई विरोध करे भी तो वो ये कहेगा कि ये व्यक्ति अच्छा है, मेरा विचार इसके साथ में नहीं मिलता। वो स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं, उस स्थिति तक जाने की आवश्यकता होती है। इसलिए सबका इन्वॉल्वमेंट, आई एम नॉट वर्किंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट वर्किंग फॉर समबडी समथिंग एल्स। मैं इस संस्थान को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा हूं, तो इस संस्थान में आगे ले जाने में सबका सहयोग चाहिए। मेरे अकेले का मैंने किया इसकी जरूरत नहीं है। आप यदि उसके लीडर हैं और आपका संस्थान आगे बढ़ा है, आपके संस्थान को A ग्रेड मिला है यदि, तो वो किसके नेतृत्व में मिला, ये कोई भी उसको श्रेय देगा। लेकिन ये मैं A ग्रेड मेरे कारण से आया, A+ मेरे ग्रेड, ये कहने से फिर लोग उसको तुच्छ मानते, छोटा मानते कि ये नहीं है। भाई इसका मतलब आप जो आपके साथी लोग थे उनका कोई योगदान ही नहीं है। इसलिए सब अपने साथियों का योगदान लेना और उनको श्रेय भी देना, ये एक लीडर की एक विशेष पहचान होती है। कभी कोई आवश्यकता होती है कि भाई कोई कहीं कमी रह गई, त्रुटि रह गई, उस त्रुटि के अंदर ये पता है कि इसमें मेरा सहभाग नहीं है, मेरे कुलीग का के कारण से ये गड़बड़ हुआ, उसके बावजूद जिस दिन हमने उस गड़बड़ किए हुए काम के कुलीग की बात को भी अपने कंधों पे ले लिया, ये मेरे कारण से हुआ है, आप निश्चित मानिए वो व्यक्ति हमेशा आपके साथ चल करके खड़ा होगा। कोई तो है जो मेरा बचाव करने वाला है। जब कोई विषम परिस्थिति आती है, श्रेय सब लेते हैं, विषम परिस्थिति आती है, उस विषम परिस्थिति में कोई साथ देने वाला है क्या, कोई अभिभावक बनने वाला है क्या, इसकी आवश्यकता है। छात्र जब आता है एक ये बन गया कि भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उन संस्थानों को मिलती है जहां पर प्लेसमेंट अच्छा होता है, और प्लेसमेंट अच्छा होता है तो नैक की ग्रेड भी अच्छी होती है, और अच्छी ग्रेड होती है तो हम चारों तरफ कहते हैं आइए ज्यादा एडमिशन हमारे यहाँ लीजिए, क्योंकि हमारी इसका स्तर ऐसा है। प्लेसमेंट के कारण से शिक्षण संस्थान की गुणवत्ता ये आज के समय में परिचायक बन गई है वैसे कुछ मायनों के अंदर, लेकिन उस संस्थान की गुणवत्ता, वहां पर जो छात्र शिक्षा लेने आया है वो जिस रूप में रॉ मटेरियल आया था, बाहर एक मनुष्य बन करके निकला है, वो हमारा संस्थान दे रहा है। भले ही ग्रेड कोई सी भी हो, वो यदि दे रहा है तो श्रेष्ठ संस्थान है, सर्वोत्तम संस्थान है। इसकी चिंता करनी पड़ती है, और इसकी चिंता करने के लिए जब हमारे परिसर के दरवाजे में प्रवेश लेकर के कोई विद्यार्थी अंदर आता है, क्या हमारे संस्थान का एक वायुमंडल परिवेश ऐसा बन गया है क्या, आने वाले विद्यार्थी का स्वागत हम करें क्या, उस विद्यार्थी को लगे मेरा यहाँ स्वागत हुआ है, उस विद्यार्थी को एक रिकॉग्निशन मिले। सामान्यतः रिलेशनशिप आज ये हो गया कि 45 मिनट 1 घंटा क्लास में गए, अपना लेक्चर दिए और चले गए। यहाँ पर आप सब लोगों ने हो सकता है सुना होगा, यहाँ पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे थे, बाद में इसके RSS के चीफ भी बने थे, उनके नाम से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय भी है।
कहते हैं कि वो जब कक्षा में जाते थे तो उनकी कक्षा में यदि 40 विद्यार्थी हैं तो 40 दिन होते होते 40 विद्यार्थियों के नाम उनको याद होते थे। और यदि कॉरिडोर में एक विद्यार्थी ने आके पांव छुए तो उसके नाम से पूछते थे क्या क्या चल रहा है। और दूसरा वो प्रयोग करते थे कि एक एक विद्यार्थी को, दो दो विद्यार्थी को अपने कक्ष में बुलाते थे, उसके परिवार के बारे में पूछते थे, क्या बैकग्राउंड है, कहां से आया हो, क्या आर्थिक परिस्थिति है, क्या सामाजिक परिस्थिति है, कोई कठिनाई तो नहीं है। और ऐसे अनेकों विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से और उनकी क्षमता परिवार की नहीं होती थी, उनके सामने जब ये व्यक्त हो जाता था, किसी को पता नहीं होता था, उसकी आर्थिक सहायता भी वो कर देते थे। ऐसे विद्यार्थी वो हमेशा के लिए उस गुरु के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार होता है। कैंपस में यदि ऐसे विद्यार्थी आते हैं तो आपकी A++ हो या नहीं हो, वो कैंपस ऐसा श्रेष्ठ कैंपस होगा। ये जो नैक वगैरह है ये तो आज चले हैं, हम लोग पाश्चात्य जो शैली अपनाई है शिक्षा के अंदर, और जब तक इस सारे इसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है तब तक इस शैली के अनुसार चलना भी चाहिए, चलना भी पड़ेगा, पिछड़ नहीं सकते उसमें। लेकिन क्या नालंदा विश्वविद्यालय किसी नैक का मोहताज था क्या? तक्षशिला विश्वविद्यालय किसी नैक का मोहताज था क्या? इसने उसको ग्रेडिंग दी थी, किसने इसका असेसमेंट किया था? असेसमेंट किया था दुनिया भर के विद्यार्थियों ने किया था। इस विश्वविद्यालय में जाने पर कुलगुरु और गुरु मुझे ऐसे मिलेंगे जो मेरा जीवन आगे बढ़ा देंगे, और इसलिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आए थे। बिना किसी औपचारिक ग्रेडिंग सिस्टम के श्रेष्ठ संस्थान इस देश के अंदर रहे हैं। ऐसे संस्थान हम विकसित करने की स्थिति में आए, और इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह ये नहीं होता है। देखिए एनईपी के अंदर एक जो 2-3 उसकी एनईपी की विशेष बातें हैं, बाकी तो जो जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो हमें उस डिटेलिंग में जाके और उसका करना भी चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब ये बनी थी समिति बनी थी इस शिक्षा नीति के लिए, तो समिति ने जब रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट अंत में जाकर के प्रधानमंत्री के सामने गई, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 650 पेजेस को कौन पढ़ेगा, शिक्षक भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आप इसका जिस्ट बनाइए जो तुरंत कोई पढ़ ले और किसी के समझ में आ जाए। उसमें से 60 पेज निकले हैं, लेकिन उस 60 पेज की हर अनुशंसा की डिटेलिंग करने की आवश्यकता है। बहुसंकायी महाविद्यालय विश्वविद्यालय कह दिया, हमारे यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों तो होते हैं भाई, हम तो बहुसंकायी हैं। जिन लोगों को इस एनईपी को इम्प्लीमेंट नहीं करने का कोई बहाना लेना है, ये कह देते हैं क्या इतने कहने से बहुसंकायी हो गया क्या? बहुसंकायी परिसर वो होता है जहां पर एक छात्र के समग्र गुणों का विकास हो सके, समग्र विधाओं का विकास हो सके, उसकी मेधा प्रस्फुटित हो सके। इसलिए उसमें लिबरल आर्ट्स भी चाहिए, उसमें स्पोर्ट्स भी चाहिए, उसमें अलग अलग विषयों के का ज्ञान भी चाहिए। वातावरण ऐसा चाहिए कि वो हर प्रकार के डिसिप्लिन के विद्यार्थियों के साथ में चर्चा भी कर सके। ऐसा संस्थान, उसकी डिटेलिंग करने की आवश्यकता है। वो इंप्लीमेंट करना है तो क्या क्या करना है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट क्यों आया, क्यों आवश्यकता है? क्या 100% स्टूडेंट्स इसकी ओर जाएंगे क्या? जो इसका नाम सुना, जो इन मूक्स का नाम सुना, शिक्षकों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई इसके कारण से तो शिक्षक की स्ट्रेंथ कम हो सकती है, मूक्स के ऊपर पेपर्स लेंगे तो, और एंट्री एग्जिट होगी तो इसके कारण से हम व्यवस्थाएं कैसे करेंगे। जब डिटेल में जाएंगे, जो सब ऐसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं उन्होंने डिटेलिंग की है, विशेष रूप से अग्रणी उसमें प्राइवेट हैं, उन्होंने ये सब करके लागू भी कर दिया है। सामान्यतः सरकारी संस्थानों के अंदर ये अभी भी थोड़ा सा स्टैग्नेंसी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं लोग। तो हर विषय की डिटेलिंग करके जाना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो पूरी एनईपी को इम्प्लीमेंट करना है तो, लेकिन जो विशेषता है उसकी खास बात है वो ये है कि हमें हमारा जो शिक्षा पद्धति है उसको सिखाने की बजाय सीखने के मोड में लाना पड़ेगा। अभी ये टीचर ओरिएंटेड है, टीचिंग बेस्ड है। हम दूसरे को कुछ किसी को सिखा रहे हैं,
मैं बॉटनी अपने स्टूडेंट्स को बॉटनी सिखा रहा हूं, नहीं, मैं और मेरे स्टूडेंट्स हम बॉटनी सीख रहे हैं। और वो सीखने की का काम कैसे होगा? थ्योरी नहीं, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे। इसलिए शिक्षक और छात्र साथ मिलकर के हर विषय के अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स करें, कुछ प्रोजेक्ट्स करें, कुछ सर्वेक्षण करें, शोध करें। उस ओर यदि जाएगा तो वो सीखने की ओर, सिखाने की बजाय सीखने की ओर हो जाएगा। सो लर्निंग एटीट्यूड चाहिए परिसर के अंदर, लर्निंग वातावरण चाहिए परिसर के अंदर। इस वजह से ये एक विशेष इस प्रकार की ये पॉलिसी बनती है। और दूसरा कि भारतवर्ष में जो युवक युवती है, जो शिक्षा पद्धति बदल गई, उसके कारण से वो अपने जीवन के अंदर मेरा जीवन मनुष्य के नाते क्यों है, मुझे क्या करना है, ये सोच ही नहीं पाता है। कैंपस से बाहर निकलते समय उसके मन में यही होता है, फला मल्टीनेशनल में अप्लाई करूं, फला जगह करूं, ये करूं, इतने का पैकेज मिले वगैरह। मैं एक अब शिक्षित व्यक्ति होकर के समाज में जा रहा हूं और समाज जीवन के अंदर एक ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीऊंगा जो बाकी लोगों के लिए भी उदाहरण बनेगा। मैंने शिक्षा ली है, मेरे गुरुजनों ने मुझे तैयार किया है, तो मैं उस अनुसार काम करूंगा। तो फिर उसके सामने ये जो बाकी क्षमताएं हैं अर्थोपार्जन की, वो अपने आप आती हैं, वो अपने आप विकसित कर रहे हैं। और इन दिनों जब वायुमंडल बदलने लगा तो आप जानते हैं कि जितने IITians पहले बाहर जा रहे थे, अब बहुत सारे उनमें से रुकने लगे, बहुत सारे लोग वापिस आने लगे। भारतवर्ष के प्रति कुछ करेंगे ना, मेरे समाज के प्रति कुछ करूंगा मैं, ये मन में भावना, वायुमंडल बदला, ये भावना बदलना शुरू हो गया। और इसलिए कैंपस के अंदर मनुष्य निर्माण कैसे हो रहा है, इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। और मनुष्य निर्माण केवल चौक डस्टर के लेक्चर से संभव नहीं है। मनुष्य निर्माण के लिए मनुष्य को अपने संपर्क में, संसर्ग में लेना होगा और उसको धीरे धीरे तराशना होगा। इसलिए ये जो व्यक्तिगत गुरु और शिष्य के साथ का जो संबंध ये कहीं तिरोहित हो गया, ये कहीं पीछे छूट गया, ये हमारे कैंपस में वापस आएगा। ये जो चेंजेस, जो परिवर्तन है, ये जो मैं बता रहा हूं, इन परिवर्तनों के लिए कोई आर्थिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। एक शिक्षक और एक संस्थान का जो लीडर है, उसके एटीट्यूडनल चेंज से ये सब संभव है। इसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और अर्थ की बात बहुत बार हमारे लोग कहते हैं, अर्थ नहीं है, संसाधन नहीं है। 2 उदाहरण बहुत पर्याप्त है इसके लिए। जब अंग्रेज ने भारतवर्ष के समाज आधारित सारे शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुसार संचालित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए अपने अधीन किया, ये कह करके कि हम पैसा देकर के इन संस्थानों को चलाएंगे, अपने अधीन किया, उस दुष्क्रम को, उस दुष्चक्र को, उस षड्यंत्र को समझने वाले उस समय के देश के ग्रेट लीडर्स ने जाना, समझा, जो स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ रहे थे, समाज को प्रबोधित भी कर रहे थे, ऐसे षड्यंत्र को समझ रहे थे। और उनको लगा कि जो ये चला रहे हैं, इसके कारण से स्वतंत्र भी यदि हो गए हम भारतवर्ष, तो आने वाले समय में फिर से भारतवर्ष का समाज एक दुरावस्था की ओर जाने वाला है, इसको बचाने की आवश्यकता है। उसमें ये श्रेष्ठ महामना जैसे लोग, 1916 में ये BHU की स्थापना हुई है, सरकारी संसाधनों से नहीं हुई है। समाज के सामने 1-1 रुपया लेकर के, झोली फैला करके ये संस्थान मुझे चलाना है, खड़ा करना है, उन्होंने खड़ा किया, किसी सरकार की सहायता से नहीं हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि ये जो विद्यालय बन गए हैं अंग्रेजों के द्वारा संचालित, इनमें मनुष्य निर्माण होने की प्रक्रिया बाधित हो चुकी है, खत्म है, और इसलिए ऐसे स्कूल में मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपने स्कूल समय में ही अपने पिताजी को कहा, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे संस्थान के अंदर। और धीरे धीरे जब वो बड़े हुए, उसके बाद में उन्होंने एक संस्थान की स्थापना की और गांधी जी को पत्र लिखा, जो मैंने अपने जीवन के अंदर एक श्रेष्ठ शिक्षा संस्थान कैसा होना चाहिए, इसकी जो मेरी कल्पना मैंने की थी, वो ये विश्व भारती शांति निकेतन
मैंने स्थापित किया है। आप कभी आकर के इसके अंदर और देखिए और मुझे सुझाव दीजिए। कोई धन कहीं से नहीं लिया है, इसलिए कभी भी धन ये शिक्षा संस्थान को विकसित करने के लिए ये बाधा बन रहा है, ये कभी भी नहीं सोचना है। किसी भी उत्साही लीडर को, शिक्षक संस्थान के लीडर को, शिक्षक को नहीं सोचना है। सवाल भरा पड़ा है। इस भारतवर्ष के अंदर समाज के लिए देने की प्रवृत्ति हमेशा रही है, भरे पड़े। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। राजस्थान के अनेकों महाविद्यालय स्वतंत्रता से पूर्व, ये जो जितने वहां से निकले हुए व्यापारी थे उन सब लोगों ने खड़े किए महाविद्यालय और औषधालय। वो कोई सरकार के द्वारा संचालित नहीं हुए थे। ये जो प्रवृत्ति है, विवेकानंद कहते थे व्यक्ति उपार्जित करे, उस उपार्जन में से ये तय कर ले कि 20% मेरा नहीं है, वो समाज का है। ऐसे सब लोग कहते थे। एक सामान्य कहावत प्रचलित थी भारतवर्ष के अंदर कि 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान दो। इसका अर्थ था कि समाज के लिए देना ये पुण्य कार्य है। जब दीक्षांत समारोह में और जो आचार्य लोग दीक्षा देते थे छात्रों को, उस दीक्षावली के अंदर एक चर्चा होती थी, तुम उपार्जन करने से कभी भी और आलस्य मत करना, उपार्जन करना। भारतवर्ष में धन उपार्जन को कभी ये कहा गया हो कि जब हम कहते हैं भारतवर्ष की संस्कृति आध्यात्म वगैरह की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये हमें तो कंगाल बना देंगे, लंगूठी वाले स्थान पे ले जाएंगे। भारत में अर्थोपार्जन के लिए कभी भी मना नहीं किया। अर्थोपार्जन को एक पुरुषार्थ माना है, लेकिन अर्थोपार्जन करने के बाद, धर्म से करने के बाद, यानी किसी प्रकार के विकृत साधन से नहीं, शुचिता से धनोपार्जन करो, बहुत करो, लेकिन उसमें से खुले हाथ से दान दो। ये एक दीक्षा देते समय गुरु एक संकल्प करवाता था अपने शिष्य से। उस प्रवृत्ति को वापस जागृत करना है। और जिन लोगों ने 100 वर्ष पूर्व दान दे करके शिक्षा संस्थान और औषधालय खोले थे, उन्हीं की 2-3 पीढ़ी निकलते निकलते जब ये चारों ओर आर्थिक वायुमंडल बना, इस अर्थतंत्र के अंदर से उनकी उन पीढ़ियों में से लोगों ने कहा कि भाई हम विश्वविद्यालय खोलेंगे, लेकिन हम तो इस विश्वविद्यालय में से कमाई करेंगे। इसलिए कमर्शियलाइजेशन का विषय आया। इस प्रवृत्ति को, इस फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड को वापस लाना है, इसको टैप करना है। हम क्यों जाने दें इस चीज को? बहुत सारे ऐसे लोग सरकारी संस्थानों में, मुझे ध्यान है एक शिक्षक जो है उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। क्या करते थे, एक ग्रामीण परिवेश के एक विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल बन के गए, वहां देखा सरकारी संस्थान है, बैठने के लिए छात्रों के पास में वो जो नीचे दरी बिछाते हैं वो दरी भी नहीं है, ऊपर गर्मी के लिए पंखा भी नहीं है। तो उस गांव के जो लोग हैं उनकी एक बैठक बुलाई उन्होंने कहा कि भाई ये सब आपके और आसपास के गांव के विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, सरकार के पास संसाधन नहीं है, नहीं दे रहे, और हम मांग भी करेंगे, देते रहेंगे, नहीं देंगे, तब तक आपके विद्यार्थी तो इस संस्थान से चले जाएंगे तकलीफ पा करके। किसी ने दरियां भेंट कर दी, किसी ने पंखे भेंट कर दिए। संस्थान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी सब समाज से आ गया। तो ये मुझे लगता है कि समाज के साथ में भी जुड़ाव इस रूप में होना, और ये जुड़ाव तब होगा जब वो संस्थान समाज के वहां के सुख दर्द को समझेगा, जानेगा, तब होगा। वहां क्या चल रहा है, कभी हमारे विद्यार्थियों को लेकर के शिक्षक पास की किसी बस्ती में गए हैं क्या, किस परेशानी से गुजर रहे हैं? आज तो सरकारी इतनी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्यों की गांव के लिए विकास की दृष्टि से, उन ग्रामीणों को यही पता नहीं है कि हमारे लिए सैकड़ों योजनाएं हैं क्या। उन योजनाओं को लाभ दिलाने का एक काम हम मध्यस्थ होकर के करवा सकते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे काम है, कनेक्टिविटी विद द सोसाइटी और बाय द इंस्टीट्यूशन, ये आवश्यक है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी महाविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान उस क्षेत्र का एक आवश्यक ऊर्जा केंद्र होना चाहिए। समाज
अपनी सामान्य आर्थिक सामाजिक जितनी परेशानियां हैं उसका समाधान इस संस्थान में जाकर के मिलेगा, प्राचार्य के पास में मिलेंगे। प्राचार्य कोई समाधान देंगे, सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि वो ऐसे स्थान पे हैं जो समाज के बाकी प्रबुद्ध जन और बाकी जो लोग हैं उनसे भी उनका संबंध है। रिलेशनशिप मेंटेन कौन करेगा? ये उस स्थान के लोकल एमएलए को कह करके भाई आपके क्षेत्र के अंदर, इस गांव के अंदर ये परेशानी है, आप जरा कर दीजिए ना ठीक इसको, ये बताने वाला कोई हो सकता है क्या? ऐसे अनेकों बात है। ये जो समाज के साथ जो कनेक्शन है ये संस्थान का होना आवश्यक है, और इसलिए धीरे धीरे वो संस्थान उस क्षेत्र का ऐसा संस्थान बने जहां से निकलने वाले विद्यार्थी समाज में जाकर के जो उनका कर्तव्य है स्वयं का और समाज के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो पूर्ण कर सकें। और ये जो इतने वर्षों से जो हम शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे इतने आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले ही समाचार पत्र सामने आते ही देखा, हरियाणा की एक कॉलेज की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। क्या कह के सुसाइड किया कि मेरे को इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती, मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकती, और ये कह करके आत्महत्या कर ली। अब मैं तो उसके अभिभावक, मैं उसके शिक्षक, कभी उस बेचारी को कभी पूछा ही नहीं वो किस मानसिक अवसाद में से गुजर रही है। तो अभिभावकों के साथ में संबंध और छात्रों के साथ में निकट संबंध यदि विकसित होते हैं तो ये अवसाद में जाने से, छात्रों को अवसाद में जाने से हम रोक सकते हैं। माँ बाप इसलिए प्रेशर करता है इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो शायद अच्छा जॉब मिल जाएगा, प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसको उसके अंदर कोई और मेधा है, उस मेधा को आगे बढ़ाओ ना भाई, आप क्यों उसको जबरदस्ती खेल रहे हो? तो इस अवसाद में से बाहर निकल, एनईपी के ऊपर बार बार जोर क्यों दिया जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंट होने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि इस एनईपी के सारे प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने के कारण से छात्र को जो चाहिए वो मिलेगा। आईकेएस की बात है, उसको ये जानकारी नहीं है कि भारतवर्ष के उसमें आप लोग तो सब परिचित होंगे, लेकिन उस क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद में देश के बहुत सारे बड़े हिस्से में लाचित बड़फुकन कौन हुआ पता ही नहीं है, गोविंद गुरु कौन हुआ इधर पता नहीं है। कितने बड़े काम उन लोगों ने किए। हम लीडरशिप की बात सुनते हैं, एक बार लाचित बड़फुकन के जीवन को तो समझ ले, छोटे से जीवन में उसने कैसे बड़े मुगल साम्राज्य को और एक योद्धा बन करके लीडरशिप दे करके उसको कैसे वहां पर हराया था। ऐसे लोगों की जानकारी नहीं है और वो अवसाद में चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। हमारे तो भरा पड़ा है इतिहास, आर्ष साहित्य। नचिकेता के बारे में आपने सुना है? नचिकेता ने तो अपने पिता से प्रश्न कर दिया था, तुम नैतिकता की बात, गुरु होकर के नैतिकता की बात दूसरों से अपेक्षा कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार नैतिक नहीं है। इतने बड़े यज्ञ के बाद में दान देते समय अपना सब कुछ अच्छा है वो दान देना है, तो तुम्हारा मैं पुत्र ये सब अच्छा नहीं हूं क्या? तू बहुत अच्छा है, दो मेरे को दान दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। और अंत में कहा कि जा मर जा। ठीक है मर जाऊंगा। और वो प्रश्न जाकर के फिर यमराज से करता है, पूछता है वो प्रश्न, पिता का क्रोध कैसे शांत होगा, उसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुझे बताओ। तुम पूरे षष्ठी में विचरण करते हो, ये षष्ठी है क्या बताओ मुझे। व्यक्ति की मृत्यु क्यों होती है बताओ मुझे। ये प्रश्न एक छोटा सा बालक कर रहा है, पिता से कर रहा है, षष्ठी के रचयिताओं से कर रहा है। ये प्रश्न करना हमारे बालकों को कौन सिखाएगा? जब हम हमारे भारतवर्ष के ज्ञान परंपरा को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, तब उनमें से ये विषय आएगा। और इसलिए भारतवर्ष की तो नियति है, भारतवर्ष पहले आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के कारण से सोने की चिड़िया, ज्ञान की दृष्टि से उच्च स्तर का, उच्च कोटि का ज्ञान होने के कारण से वो विश्व गुरु कहलाया था। भारत की नियति उसी स्थान पे वापस आने की है। आज परिभाषाएं सुपर पावर बनने की होती हैं, भारतवर्ष की सुपर पावर उसका ज्ञान होता है। भारतवर्ष जब कहता है भारतवर्ष को सुपर पावर बनना है, यानी भारतवर्ष को
ज्ञानवान सोसाइटी के नाते आगे बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? कण्वंतो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व जगत के सारे मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाना, आर्य बनाना, श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ मनुष्य कभी आतंकवाद करेगा क्या? श्रेष्ठ मनुष्य कभी जलवायु से छेड़छाड़ करेगा? श्रेष्ठ मनुष्य कहीं महिला विषय के ऊपर कहीं विकृतिपूर्ण व्यवहार करेगा क्या? कर्मंतो विश्वम आर्यम, इस ध्यान को लेकर के मनुष्य निर्माण हमारे कैंपसेस में हो, वो क्षमताएं हम अपने आप में विकसित कर लें और हमारे छात्रों को उस दिशा में हम प्रवृत्त कर दें, तो ये जो आने वाला समय है जिसको अभी देश दुनिया देख रहा है कि निश्चित रूप से हम आगे बढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे अभी का वातावरण ऐसा कह रहा है कि ये निश्चित समय में आगे बढ़ेंगे। हम बड़े बड़े जो भौतिक चीजें हैं उनके अंदर बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज कोई सोच नहीं सकता था कि श्रीनगर से लेकर के बंबई तक की यात्रा 20 घंटे में सड़क मार्ग से पूरी हो सकती है क्या? भारत के जो सड़क मंत्री है पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं 2024 से पहले श्रीनगर से बंबई की यात्रा 20 घंटे में पूर्ण कर लेंगे हम सड़क मार्ग से। ऐसे अनेकों उदाहरण बने पड़े हैं। दुनिया कहती है, भारत कहता है योग करो स्वास्थ्य प्रसन्न रहोगे, दुनिया कहती है हाँ करेंगे हम योग। भारत कहता है स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स खाओ स्वस्थ रहोगे, दुनिया कहती है कि हमें उपलब्ध कराओ। ऐसे 50 योजनाएं जो भौतिक प्रकार की हैं, वो योजनाएं तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति, एक श्रेष्ठ मनुष्यत्व की प्रवृत्ति, ये हमारे कैंपसेस में जानी चाहिए। तभी ये आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है और विश्व गुरु का सपना है हम पूर्ण कर सकेंगे। और वो पूर्ण करने के लिए हम सब संस्थानों के जो आचार्यगण हैं उसमें अपना योगदान दें। इतना ही निवेदन करके आपको प्रणाम करता हूँ।